भुट्टो, आप लाड़काना चले जाएं, आप कहेंगे 5000 साल पहले का मोहनजोदड़ो ज्यादा तरक्की याफ्ता था, जिसके खंडरात में आपको चौड़ी गलियां नजर आती हैं, गटर का सिस्टम नजर आता है, एक पूरा शहर आबाद का 5000 साल पहले। आज का लाड़काना आप देख लेंगे, आप कहेंगे कि यार ये शहर से प्राइम मिनिस्टर आए, कम से कम अपने इलाके को तो बनाते, लेकिन बनाते तो उसमें विस्डम आता उन लोगों में, तरक्की आती। अगर आप एजुकेशन देते, हेल्थ सेंटर बनाते, सिविक फैसिलिटीज देते, वो तरक्की आएगी तो फिर जागीरदार को कौन पूछेगा? तो इसलिए वो लाते नहीं तरक्की। आप मुझे सिंध में चले जाएं, शिकारपुर चले जाएं, आप मिट्टी चले जाएं, आप घोटकी चले जाएं, किसी भी सिंध के शहर गांव गोट में चले जाएं, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। सिंध तबाह। अब सिंध की, और मैं जितने, आप तो यहाँ हैं लेकिन अमेरिका से मुझे काफी सिंधी भाई मैसेज करते हैं, और उनका टुकड़ा एक ही होता है कि हमने बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे बच्चे सेट है, पैसा कमाया, सब कुछ, लेकिन अपनी जमीन की बहुत याद आती है। और इतना कभी फोन पे बात होती है तो रो रहे होते, तो मैं भी फील कर सकता हूँ। जब मैं अपने पुरखों के गांव में गया था पिछले साल, तो मैं तो गिर गया था और कुछ नहीं पा रहा, और मैं वहां से एक थैली में मट्टी अपने गांव की लेके गया था। जब मैं जा रहा था तो मेरे बेटे ने कहा कि पापा वो यहाँ वहां पैदा हुए, आप उनकी और हमारी फीलिंग को समझ नहीं सकते। मुझे कहता है पापा आपके गांव में क्या मिलता है? मैं कहूँ तो जाऊंगा तो पता चलेगा। आप कुछ लाओगे? मैं कहा मट्टी लाऊंगा। उसने कहा व्हाट द हेल, व्हाट इज मट्टी? मैंने कहा बेटा तुम नहीं समझोगे। अच्छा, मैं वो मट्टी की थैली लेके आया, वो मुझे पूछ रहा है फोन पे, पापा डिड यू गेट मट्टी? मैंने कहा हाँ। अच्छा, मैं लेके आया, अब आप इसका क्या करोगे? मैं कहा बेटा ये तकिए के नीचे रख के सोऊंगा रोज, क्योंकि ये फीलिंग्स की बात है। आप भी समझ सकते होंगे जो सिंध से आए हैं, जैसे आप 77 में आए, आपके दिल में सिंध की कितनी याद आती, कितना आप उस जमीन को, उस मट्टी को मिस करते होंगे। आप लोगों ने यहाँ पे खुशकिस्मत है कि आप भारत आए, वरना हम तो गुजरात से उठ के पाकिस्तान गए तो हमने क्या फेस किया। क्या आज 39 साल हो गए, 1984 में पाकिस्तान छोड़ा है, और जाने की इजाजत नहीं, और जाने का दिल भी नहीं करता भाई, सीधी सी बात है। मुझे किसी ने पूछा कि पाकिस्तान में अगर फौज का रूल खत्म हो जाए, ट्रू डेमोक्रेसी आ जाए, मैंने कहा मैं पाकिस्तान को कभी भी नहीं जाऊंगा, अगर मैं गया तो सिंधु देश जाऊंगा। वेरी गुड। तो सिंधु देश को रियलिटी बनाना होगा, क्योंकि जब तक सिंधु देश पंजाब के कब्जे में रहेगा ना भारत में अमन आएगा। बलोचिस्तान अलग हो जाए, सपोज केपी के अलग हो जाए, सिंध है तो पाकिस्तान की नेवी है, पाकिस्तान के रिसोर्सेज कायम है, और खुल के वो भारत में भी टेररिज्म करेंगे। तो सिंधु देश की आजादी के लिए मुझे कोई रोड मैप नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आर्मी ने सिंधियों में इतने डिविजन, जो नेशनलिस्ट सिंधी हैं, जो सिंधु देश की बात करते हैं, उनकी भी 25 ऑर्गेनाइजेशन है, हर आदमी अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। आप एक इतने खतरनाक आर्मी से लड़ कम से कम आपस में तो यूनाइटेड हो जाए, क्योंकि आप उससे कैसे लड़ सकते हो? आपस में बात नहीं करते, मुझसे सब बात करते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको एक अपना वाकया बताता हूँ कि 2021 में मुझे यहाँ भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन ने फोन किया, बोला हम जंतर मंतर दिल्ली पे आजाद सिंधु देश गवर्नमेंट इन एग्जाइल, आजाद बलूचिस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल कायम कर रहे हैं, तो आप भी आइए, दावत देते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई कौन है प्रधानमंत्री हमारे सिंधु देश का? बोले फला। मैंने कहा उनके तो 1000 फॉलोअर नहीं है ट्विटर पे, आप उसको सिंधु देश का प्राइम मिनिस्टर बना रहे, उनको तो अपने लोग नहीं पूछते। बलोचिस्तान बोले डॉक्टर नायला कादरी। मैं कहा वो तो यूपी से है, बलोचिस्तान से ही नहीं, आप उनको प्रधानमंत्री बना रहे हो, भाई आपका मकसद क्या है? आप सरकार हो? बोला नहीं। तो मैंने कहा मकसद क्या है? नहीं आपकी फंडिंग होगी। अच्छा, उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं बना रहे थे, ठीक है, मैंने कहा नहीं मैं नहीं आऊंगा। इसके बाद मुझे मौका मिला, मैं भारत आया लास्ट ईयर, इस साल तकरीबन जून में, वहीं से वापस फोन आया कि हम लंदन आए और आपसे मिलना। मैंने कहा ठीक है बताइए। सेंट्रल लंदन में कैफे का नाम दिया, मैं वहां चला गया। बोले हम 27 अक्टूबर को जंतर मंतर दिल्ली में आजाद बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने एग्जाइल बना चुके थे डॉक्टर नायला कादरी को। तो बोले 27 अक्टूबर इस साल जंतर मंतर पे आजाद सिंधु देश गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना रहे हैं।
और हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपको प्रधानमंत्री चुना है। मैंने कहा भाई साहब आप बोल रहे हो कि प्रधानमंत्री बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं चूज करते, जनता चूज। मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, आप मुझे क्यों बना रहे हैं? मैं कहा मुझे तो जो मेरे सिंधी दोस्त है वो मिलना भी छोड़ छोड़े। और मैंने कहा इसमें मुझे सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही है कि मेरे पास पैसा आएगा। देखिए मैं एक बहुत ही आम गरीब आदमी, जैसे तैसे हम अपना लंदन जैसे महंगे शहर में घर चलाते हैं, लेकिन कोई शिकवा नहीं, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तो आप महीने का 25-30 हजार डॉलर भी दे सकते हैं, आप मुझे इंडिया बुलाएंगे, फंडिंग कराएंगे, वहां पे सिंध का दर्द रखने वाले सिंधी लोग आएंगे, फंडिंग करेंगे। मैंने कहा ये सब चीजें ड्रामा है, आप सिंधु देश की आजादी की तहरीक को नुकसान पहुंचाएंगे इस तरह, आप ये ड्रामे बंद करें। क्योंकि नाइला कादरी को आपने बनाया है, मैं तकरीबन तमाम बलोच सरदारों से राब्ते में रहता हूँ। मैं 22 साल से बलोच केस लड़ रहा हूँ यूएन में 2001 से। मैंने कहा आप बलोच सरदारों से जाके पूछ लें, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे, उनसे पूछ लें। वो नाइला कादरी को मतलब वो कह रहे हैं ये तो ISI एजेंट है, जबरदस्ती हमारे सर पे थोपी गई है। तो मैंने कहा आप मेरे साथ भी वो करना चाह रहे हैं तो थैंक यू। मैं अपने आप को सिंध का बेटा मानता हूं, लेकिन मैं सिंध का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। और आप किसी को भी अभी ना बनाएं, हाँ आपकी सरकार बनाती है, गवर्नमेंट इन एग्जाइल। मैंने कहा जिसको बनाएंगे हम उसके हाथ सामने खड़े हाथ जोड़ के, लेकिन आप बना रहे हैं तो इसलिए कि 25-30 हजार डॉलर हमें फंडिंग मिल जाएगी, हमारी वाह वाह हो जाएगी, बाकी सिंध को नुकसान पहुंचेगा। मैंने कहा मैं नहीं, सॉरी मैं नहीं जाता। तो मैं अपने आप को सिंध का बेटा तो समझता हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, लेकिन मैं जहां भी कोई जेन्युइन नजर आते हैं, जैसे अमेरिका में हमारे दोस्त हैं सिंधी दोस्त, लंदन में है, वर्ल्ड सिंध कांग्रेस वालों के साथ मेरा 94 से हम यूएन में एक साथ जाते हैं, कभी लड़ते भी हैं कभी मिलते भी हैं। लाखों लोहाना साहब मेरे बड़े भाई, रुबीना ग्रीनवुड हैं, हिदायतुल्लाह भुट्टो हैं, सिनाई साहब हैं, गुलाम अली सिनाई, वो सब हमारे दोस्त हैं। मूवमेंट चला रहे हैं, सिंध की कल्चर को जिंदा रखा हुआ है, प्रोग्राम करते हैं। ऐसे शफीक उर्फत साहब हैं, सारे सिंधी दोस्तों से मैं राब्ते में हूँ, हम मतलब दर्द शेयर करते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि हम अपने सिंधु देश को आजाद कैसे करें। और जो असल सिंध के वारिस है वो तो आप लोग हैं या अमेरिका में जो बैठे हैं, जैसे ईश्वर भाई बता रहे थे कि यहाँ पे 1 लाख सिंधी है, ये असल सिंधी है, मालिक तो ये है सिंध के। सिंध को आप जैसा छोड़ के गए थे वो एक ब्यूटीफुल सिंध था, कराची में सड़कें धुलती थी। इस कराची को तो इतनी सी बस्ती थी, आप लोगों ने डेवलप किया था, आपने इसको इतना अजीम शहर बनाया, वहां पे ट्राम चलती थी, वहां डबल डेकर बसें चलती थी, आज वहां कुछ भी नहीं है। सड़कें धुलनी तो क्या, सड़कें हैं ही नहीं वहां पे, सब माल खा जाते हैं। तो ये है कि अब सिंध का केस है ना पाकिस्तान में सबसे खराब है। बलोचिस्तान वाले ले लेंगे, वो लड़ रहे हैं बाकायदा पिच बैटल हो रही है। KPK का मसला उनके साथ अफगानिस्तान खड़ा है, हमारे साथ कौन खड़ा है? हमारे साथ सिर्फ ये है कि भारत के नेशनल एंथम में सिंध है, वो वहां तक ही है, वरना तो भारत के हमें सरकारी तौर पर थोड़ी सपोर्ट मिलती है। और ये जो मूवमेंट्स होती हैं जिसमें आप एक इतनी प्रोफेशनल आर्मी से लड़ रहे हैं, उसके लिए आपको मदद तो चाहिए। 1948 में जब लिंग्विस्टिक बिल आया पाकिस्तान में और सारी लैंग्वेजेस को बैन किया, तो बंगालियों ने समझ लिया कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। जैसे हमारे सेंस के जगह साइन BM सैयद ने वोट किया था पाकिस्तान के लिए और बनवाया पाकिस्तान, लेकिन 1948 में समझ में आ गया कि हमें बेवकूफ बनाया गया, ये तो पाकिस्तान आर्मी के लिए बनाया मुल्क। तो बंगालियों ने 1948 से स्ट्रगल शुरू 71 में आजाद हुए। अगर 71 में भारत ने मदद ना की होती तो आज भी गुलाम होते, आज भी पाकिस्तान आर्मी के गुलाम होते। ये तो भारत ने इंटरवीन किया, मुक्ति बाहिनी की ट्रेनिंग की ओपनली, क्योंकि एक ह्यूमैनिटेरियन मसला था, मिलियन बंगालियों को जेनोसाइड हो चुका था, लाखों बंगाली औरतों का रेप हो रहा था, इंटेलेक्चुअल्स के मर्डर हो रहे थे। तो भारत का फर्ज था एज ए नेबर और एज ए फादर, क्योंकि बंगाल वाज आफ्टर ऑल पार्ट ऑफ भारत, उन्होंने मदद की। तो आज बांग्लादेश ना सिर्फ आजाद हुआ, तरक्की कर रहा है। कहां पाकिस्तान है और कहां बांग्लादेश है।
तो वैसे ही जब तक भारत में सरकारी लेवल पे सिंधु देश को सपोर्ट नहीं किया जाएगा ना, तो मैं नहीं समझता कि कुछ आगे बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये है कि हम तो मात्र देश की तरफ देखते हैं, हम तो भारत की तरफ देखते हैं कि भारत हमें बचाए, हम गुलाम हैं। आपको मैं बताऊं, जब जुल्फिकार अली भुट्टो, हालांकि मैं जितने जागीरदार हैं इनमें से किसी को सिंध का मानता ही नहीं, क्योंकि इन्होंने सिंध के लिए काम नहीं किया, सिंध की खिदमत नहीं की, सिंध के बढ़ावे के लिए कोई चीज नहीं की। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई, उसके बाद जियाउल हक ने जो ऑपरेशन के अंदरूनी सिंध के गांव गोठों में एयर बम्बार्डमेंट करके लाखों सिंधी चुपचाप मार दिए गए। और मार्शल लॉ था, सोशल मीडिया वगैरह तो था नहीं, तो खबर बाहर निकलती नहीं थी। कल वापस आवाज उठेगी सिंधु देश के लिए, अगर जेन्युइनली वहां पे जैसे बलूचिस्तान में हो रहा है, फिर जेनोसाइड शुरू हो जाएगा। तो ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ से यानी जो ओरिजिनल सिंधीज है वो कोई ऐसी मूवमेंट चलाए तो कुछ रास्ता निकल सकता है, वरना तो हम भी, आपने भी देश छोड़ दिया, हमने भी छोड़ दिया। आप लोग मजबूर हुए थे, हम किसी और तरीके से मजबूर हुए। और आज तो हमारी जिंदगी लंदन में भी महफूज नहीं है, क्योंकि हम आवाज उठाते हैं। और हम तो, मैं तो समझने के सिर्फ ये नहीं कि सिंधु देश और बलूचिस्तान का वकील हूँ, मैं तो जिहादियों के खिलाफ खुल के आवाज उठाता हूँ। मैं खालिस्तानियों के खिलाफ सड़कों पे लड़ा हूँ, उनसे वीडियोस मौजूद है, तिरंगा लेकर खड़ा हूँ उनके सामने। मैं इस्राइल गजा के मामले पे खुल के इस्राइल की सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कि मुझे इस्राइल को दे रहा है, लेकिन मुझे जो सही लग रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। हजारों साल से जिनकी धरती थी इजराइलियों की, यहूदियों की, फलस्तीन हिस्ट्री में कहीं है ही नहीं कोई कंट्री, कभी भी नहीं रहा। तो खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं उनसे भी पंगे लेता हूँ। तो लंदन में रह के मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं एक आजाद देश में, एक जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहां रह के मैं आवाज ना उठाऊंगा तो फिर कहाँ कौन आवाज उठाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरा काम है सिर्फ अवेयरनेस फैलाना। ना मैं कोई योद्धा हूँ, ना मैं कोई ये है कि फाइनेंसर हूँ, ना मैं कोई और चीज करता हूँ। मैं आवाज उठाता हूँ, मैं अपना न्यूज़लेटर निकालता हूँ। हमारा एक फोरम है साउथ एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम, और उसका न्यूज़लेटर निकालता हूँ। 3 महीने पहले उसका कवरिंग स्टोरी थी सिंधु देश, उसके ऊपर पूरा बताया कि क्या है सिंध का केस, क्या मजबूरियां हैं और क्यों हम उस स्टेज पे आ गए कि अब हम समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा कोई गुजारा नहीं है। हम आजाद देश की हैसियत से शायद कुवैत से ज्यादा तरक्की याफ्ता, कतर से ज्यादा डेवलप कंट्री बन सकते हैं, इतना रिसोर्सफुल सिंध है। जब राजा ताहर की हुकूमत थी उस वक्त सिंध इंडिया में सबसे प्रॉस्पेरस धरती थी, सबसे रिचेस्ट थी। ऐसे ही तो डाकू नहीं आए थे नहीं करते मोहम्मद कासिम और वो। तो सिंध हमेशा से साईं झूलेलाल की कृपा रही है कि सिंध में बड़ा कुछ है। और आज तो पाकिस्तान को 62% सप्लाई करता है और देता है। तो आजाद सिंधु देश रीजन के लिए भी बहुत अच्छा है, सिंध के लिए भी बहुत अच्छा है और वर्ल्ड डेवलपमेंट में। और एक और चीज मैंने देखी है कि ये तो रेडिकलाइजेशन हुई है, वरना सिंध तो सेक्युलर धरती रही। सिंध ने तो मतलब राजा ताहिर ने उस वक्त मुसलमान के अत्याचार से भागे हुए प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली के लोगों को बना दिया। सिंध ने आज तक सबको बना दिए। जब भी तो आज सिंध में पख्तून भी हैं, मुहाजिर भी हैं, पंजाबी यहाँ पे ढेरों हैं। मतलब कराची स्टॉक एक्सचेंज में कोई सोच सकता था पंजाबी चेयरमैन होता है? एक जनरल आपका सिंधी क्यों नहीं आया आज तक? एक आपका शाहनवाज दानी सिंधी लड़का है, बेहतरीन फास्ट बॉलर है, उसको नहीं खिलाते। कभी कोई सिंधी खिलाड़ी नहीं आएगा। तो ये सब ज्यादतियां होती रहेंगी। और मैं समझता हूँ कि मैं तो इस पे घंटों बोल सकता हूँ कि ये मेरा देश का मसला है, ये मेरा अपना। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं घंटों बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ तक अपने देश का मसला आपके सामने रखा है। आपका देश है, मेरा देश है। आगे आप
अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो उस हवाले से जो मेरी समझ है तो उस हिसाब से जवाब दूंगा।